हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो जो कि है क्लास 9th का भी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम सब बने हुए हैं। इस धरती पे जितने भी टाइप के जीव जंतु हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब कैसे बने हुए हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, ये सारी बातें बच्चों इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो चैप्टर है हमारे 9th के साइंस का बायोलॉजी से संबंधित है। किससे? बायोलॉजी से। भाई इस चैप्टर को हम बायोलॉजी के अंडर रखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्लास 9th में भाई 3 कैटेगरी में साइंस को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ये आता है हमारे बायोलॉजी के अंदर। और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो बच्चों इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें बात करना है सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की, सेल की हिस्ट्री की। सेल आया कहाँ से था, किसने पता किया सबसे पहले, क्या क्या होता है सेल के अंदर, किस तरीके से सेल हमारी बॉडी को बनाता है, ये सारी बातें करेंगे। तो चैप्टर का नाम बच्चों स्टार्ट हो रहा है किससे? सेल से। चैप्टर का नाम भाई स्टार्ट हो रहा है सेल से। सबसे पहले बात करते हैं ये सेल क्या है। तो देखो सेल जो है ना ये एक लैटिन वर्ड होता है। कौन सा? सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विच मीन्स अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। तो सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। आप लोगों ने मूवीज में, पिक्चर में देखा होगा कि कैदी नंबर 786 सेल नंबर फलाना में है। तो सेल नंबर का मतलब क्या है? रूम नंबर। समझ में आ गया बात? तो सेल का मतलब क्या है? बेसिकली एक छोटा सा रूम जहां पर बहुत सारी चीजें होती है प्रेजेंट। अब क्या क्या प्रेजेंट होती है ये हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर में। फिलहाल अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिस्कवरी की, कि भाई सेल को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब इसका ईयर भी याद कर लेते हैं हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। एंड किससे की थी इन्होंने डिस्कवरी, कहाँ से की थी? तो अगर ये पूछा जाएगा आपसे तो हम कहेंगे फ्रॉम कॉर्क स्लाइस, फ्रॉम कॉर्क स्लाइस। और ये जो सेल था, इनका जो सेल था वो क्या था? डेड सेल था। वो क्या था भाई? डेड सेल था, एक मरी हुई कोशिका थी। क्योंकि कॉर्क एक्चुअली में बताऊं बच्चों क्या होता है, पेड़ का जो छाल होता है उसे हम कहते हैं कॉर्क। तो एक्चुअली में उसी पेड़ के छाल को उन्होंने क्या किया, एक पतली सी स्लाइस निकाला और उसको अपने इस वाले माइक्रोस्कोप में रख के देखा। यहाँ पे जो ये बड़ा सा माइक्रोस्कोप है इसके अंदर रख के देखा तो उनको दिखाई दिया ऐसे, मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, ये एक, ये एक, ये एक, ये, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिए इस तरीके से। उन्होंने हर एक छत्ते को उन्होंने हर एक छत्ते को क्या कहा? सेल कहा। ये जो मैंने लिखा है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इन्हें उन्होंने क्या कहा? सेल। और ये जो सेल थे वो कैसे थे? डेड सेल, क्योंकि कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है। तो डेड टिश्यू से जो सेल मिलेगा हम लोग को उसे हम कहेंगे डेड सेल। तो भाई सवाल यहाँ ये उठता है कि ये डेड सेल की खोज की, तो लिविंग सेल की खोज किसने की? भाई बताओ, लिविंग सेल की खोज किसने की? तो अब बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल की खोज की थी? डेड सेल की। लिविंग सेल की डिस्कवरी दूसरे साइंटिस्ट ने किया था भाई, और उसका नाम है ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ये कहाँ से किया था? एक तो छोटा सा एक स्विमिंग पूल टाइप का, मतलब कि जो पानी होता ना जमा हुआ कहीं पर, वहां से इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। और ये किया था उन्होंने 1674 में। देख लो 65 और 74 में कितने का अंतर है? 5 और 4 9 का अंतर है। तो 9 साल बाद उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की खोज की थी। ओके,
अब भाई सेल की डिस्कवरी होगी तो सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है बच्चों। ये किसने की थी? तो इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये बहुत सालों बाद हुआ था 1831 में। न्यूक्लियस की खोज बहुत साल बाद हुई थी। कब हुई थी भाई? 1831 में। ईयर भी याद रखना बच्चों, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ये सभी ईयर्स मेंशन है, तो हमें पता होना चाहिए सारी बातें। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता चली क्या? अब ये थी हमारी हिस्ट्री बच्चों। अब जैसे ही कोई नया चीज़ हमारे इस साइंटिस्ट लोग खोजते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टडी करना शुरू करते हैं, उसका रूल्स, लॉ, सिद्धांत, थ्योरी व्योरी ये सब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब सेल की डिस्कवरी हुई तो सेल का भी थ्योरी आना चाहिए, है ना? सेल की जब डिस्कवरी हुई तो सेल की भी थ्योरी आनी चाहिए। एंड सेल थ्योरी हमें 2-3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। सेल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना है हम लोगों को। सेल थ्योरी मतलब कोशिका का सिद्धांत। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे हमारे पास। पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था स्लीडन, एंड ये जो बंदा था वो 1838 में दिया था। एंड दूसरा जो साइंटिस्ट थे वो थे स्वान, वो थे हमारे स्वान। और ये जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1939 में दी थी, 1 साल का अंतर था। ठीक है, तो सेल थ्योरी को बेसिकली प्रपोज किया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, एक है भाई स्लीडन एंड दूसरा है स्वान। अब इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में बात करते हैं। सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बात कही थी? तो पहली बात उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल है सभी किससे मिलके बने हुए भाई? सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सेल से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड बात इन्होंने कहा कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल, द बच्चों फंडामेंटल को हम बेसिक भी कहते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जीवन का जो मौलिक इकाई है वो क्या है? वो क्या है? सेल है। यहाँ पे बच्चों यूनिट लिखना भूल गया मैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही मिलके बने हुए हैं। अब इस बात को ना समझते हैं हम एक अलग से एग्जाम्पल से बच्चों। आप लोगों को पता है भाई हमारा घर कैसे बनता है? घर बनने के लिए हमारा जो बेसिक नीड है, जिसके बिना हम बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो क्या है भाई? ईट। वो क्या है? ईट। ईट, एक एक ईट, एक ईट, एक ईट, बहुत सारे ऐसे ईट जोड़ जोड़ कर हम क्या करते हैं? पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो जो बेसिक एक इकाई जो है, यूनिट जो है जिससे कि पूरा बिल्डिंग बन रहा है हमारा, वो क्या है? एक सिंगल ईट। सिंगल ईट को जोड़ जोड़ के हम क्या बना रहे हैं? पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी जो बना होता है वो भी एक सिंगल यूनिट सेल से मिलके बना होता है। जब बहुत सारे सेल एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। वैसे अभी बहुत सारी चीजें होती है, आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो बताता हूँ यहीं पे आपको, सुनो ध्यान से। हमारा हमारे पास एक सेल है, मान ली ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, ये अगर बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल अगर इकट्ठा हो जाए तो इस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू बन जाता है। एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ये है हमारा टिश्यू। अब यही टिश्यू का ग्रुप बन जाए, इसी टिश्यू का क्या बन जाए भाई? ग्रुप बन जाए।
तो फिर ये बना लेते हैं ऑर्गन। इसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू, एंड इस ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गन कहते हैं। तो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। अब इसको हम एक मान लेते हैं, इसको हम एक मान लेते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, अंदर में जो था वो ग्रुप ऑफ सेल था, फिर बना टिश्यू, एंड टिश्यू से बना ऑर्गन, एंड ये सभी ऑर्गन्स को जब मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया तो ये जो बड़ा सा चीज बना हमारे पास, इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और ये हमारी एक्चुअली में बना देता है पूरा का पूरा बॉडी। याद है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा किडनी, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा आँख, हमारा नाक। तो ये सब मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाता है ना। अकेला आँख तो पूरी बॉडी नहीं है, अकेला हार्ट तो पूरी बॉडी नहीं है ना, सारा मिलकर क्या बनता है? पूरी बॉडी बनता है। ऑल राइट। अब यहाँ पे छोटी सी बात है बच्चों, जो सेल थ्योरी थी हमारी उसको दिया था स्लीडर एंड स्वान ने, और दो स्टेटमेंट उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होता है लाइफ का वो सेल होता है। ठीक है, लेकिन ये बात वो नहीं बता पाए कि भाई सेल आया कहाँ से। तो इसका मतलब कि हमारे सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये बात वो बता नहीं पाए कि सेल आया कहाँ से। तो इस बात को एक अलग ही साइंटिस्ट ने बताया था और उन्होंने हमारे सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। ठीक है, सो कंप्लीट सेल थ्योरी जो है, कंप्लीट सेल थ्योरी जो है उसको दिया था एक अलग साइंटिस्ट ने, वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट भी याद रखना, नाम याद रखना बच्चों आपको। किताब में सिर्फ विर्चो लिखा हुआ है लेकिन उसका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। तो ये उन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी दिया था, और अपने स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा था, इनका स्टेटमेंट क्या था वो बात लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। इन्होंने कहा था कि ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा भाई? ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते होंगे? जो पुराने वाले सेल थे उससे बने होंगे। अब यही बात एक सवाल किया किसी बच्चे ने कि भाई सर वो पुराने वाले सेल कहाँ से आए? तो उससे पुराने वाला जो सेल था उससे आया होगा, ये कड़ी जोड़ते जाओ, अब तुम जहां तक जा सकते हो जाओ। तो ये बात उन्होंने कह दी। ऐसी बात जो जितना मर्जी तुम करते जाओ उसका एक ही आंसर रहेगा, उससे पहले वाले सेल से नया सेल आया होगा, उससे पहले वाले सेल से नया सेल आया होगा, यही चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, इस स्टेटमेंट को उन्होंने अपने भाषा में क्या कहा था? उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला एक्स सेलुला, ये है उनके भाषा में। और ऊपर जो हमने लिखा हुआ है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओमनी सेलुला एक्स सेलुला का मतलब होता है ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो तीसरा स्टेटमेंट ये उन्होंने दिया, ये तीनों, पहला दोनों ये वाला जो स्लीडर एंड स्वान ने दिया था, स्लीडर और स्वान ने जो ये दो स्टेटमेंट दिया है, ये वाला और ये वाला, और विर्चो ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया ये वाला, ये तीनों मिलकर हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम नया टॉपिक जो कि हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल। ध्यान से वीडियो को देखते जाना है, मज़ा आएगा। थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि एक रिदम पकड़ना पड़ेगा आपको। मेरा बोलने का तरीका और आपका समझने का तरीका दोनों अलग अलग होगा अभी फिलहाल, लेकिन कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, और मुझे भी समय दीजिए, ताकि मैं और हम जो है आपस में कनेक्शन बना सकें और फुल अच्छी तरीके से ऑफलाइन में जिस तरीके से पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई यहाँ पे हम ऑनलाइन में कर सकें। ठीक है बच्चों? और देखो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से ये होगा कि भाई मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल राइट, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आप नया टॉपिक
कंपोनेंट ऑफ सेल। अब मैं यहाँ पे ना एक सेल बना रहा हूँ, एक सेल बना रहा हूँ और उस सेल का कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। देखो सेल ऐसे ही होता है, एक सेल बना लिया मैंने गोल गोल सा, इसके बीच में बना लेता हूँ एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला दो इस तरीके से। ये तो टीका लग रहा है किसी चीज का, मंदिर बन गया। तो देखो बच्चों, तो कंपोनेंट ऑफ सेल की अगर बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है ना, ये वाला बाहरी जो लाइन है, बाउंड्री, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर कई बार इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। शॉर्टकट में कई बार इसको लिखा होता है सीएम और पीएम, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको काला काला सा, काला नहीं है लाल बनाया मैंने इसको, बीच में दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो येलो येलो से मैंने फ्लूइड भर रखा है, लिक्विड जेली की तरह होता है ये, इसे हम कहते हैं, इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म। तो मेरे ख्याल से कंपोनेंट के बारे में पता चल गया कि एक सेल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक सेल के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको भी कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस होता है बीच में एक, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली खाया ना तुम लोगों ने? जेली जैसे खाता है ना, बिल्कुल मस्त पिचपिचा सा, वैसा ही होता है हमारे पास। ओके, इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर लूँ, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ उस बात को। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, टाइप ऑफ सेल के बारे में कि भाई सेल जो होता है हमारे पास वो कितने टाइप के होते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास कई सारे तरह के सेल होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। कुछ एक मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। हमारा पास ब्लड होता है क्या? तो ब्लड के सेल्स होते हैं हमारे पास। ब्लड के सेल्स ऐसे गोल गोल से दिखाई देते हैं हम लोगों को, ब्लड के सेल्स ऐसे राउंड राउंड से दिखाई देते हैं हम लोगों को। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर हो जाता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमारा ब्लड सेल हो गया। उसके बाद और भी कई सारे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है ओवम, ये गर्ल्स में पाया जाता है। ठीक है, ओवम गोल गोल सा होता है, बड़ा सा थोड़ा, ये ओवम हो गया। फिर हमारी बॉडी में होते हैं स्पर्म, ये इस तरीके से होता है, लंबा सा। ठीक है, और क्या होता है हमारी बॉडी में भाई? हमारे बॉडी में होता है नर्व सेल, नर्व सेल ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर कोई पूछेगा सबसे लंबा सेल क्या है, तो नर्व सेल है। और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं भाई, देख लिए हमारे मसल्स होते हैं ना, तो मसल्स में मसल सेल होते हैं। हमारे मसल्स के अंदर कौन से सेल होंगे बच्चों? मसल्स सेल होंगे। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत तरह के सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सेल। आपको याद रहेगा तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग साइज के ऊपर कि भाई साइज सेल का कैसा होता है। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल मैं फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। नाइन्थ के एक भी क्वेश्चन छूट जाना तो मुझे आके बताना आप। 100% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को या फिर आगे के जो वीडियो आने वाले हो उसको पूरे अच्छे से देखते हो, नोट्स बनाते हो, उसको याद करते हो। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक भी नहीं छूटेगा, सब याद रह जाएगा, आपको सब कर लोगे। चलो, तो साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। यहाँ पे तीन बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहली बात तो ये है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है। लॉन्गेस्ट सेल, अभी आपको बताया कि लॉन्गेस्ट सेल का नाम होता है नर्व सेल। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट सेल का नाम बता तो वो क्या होगा? नर्व सेल। दूसरा, लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए।
लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा सेल जो होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग देखा आप लोगों ने, करीब 1 किलो 1.5 किलो का होता है वो, बहुत बड़ा होता है और वो एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है। तो सबसे बड़ा सेल मतलब हाइट में, मोटाई में देखा जाए तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। एंड सबसे लंबा की बात करें तो वो है हमारा नर्व सेल। तीसरी जो बात है वो है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। तो सबसे छोटा सेल जो है वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो ये जो सेल है ना वो सबसे छोटा सेल होता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, वो सबसे छोटा सेल होता है। ये तीन बातें बच्चों याद रख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई बच्चों को ये पता नहीं होता, तो जब मैम आपसे क्वेश्चन पूछेगी बता बेटा सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है, और आप ही अकेला एक ऐसा बच्चा था क्लास में जो सिर्फ आप बता पाए आंसर कि मैम ऑस्ट्रिच एग होता है सबसे बड़ा सेल, बताओ कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना मजा आएगा ना। पूरी क्लास में तालियां बजेगी, सब लोग जानेंगे कि हाँ ये भी एक लड़का है जो भाई पढ़ रहा है कुछ, ये भी एक बच्चा है जो पढ़ रहा है कुछ, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। फिर अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे आपके, मजा आएगा आपको फिर पढ़ने में, फिर मोटिवेशन मिलता रहेगा अंदर ही अंदर, है ना। चलो, अच्छा एक और चीज है भाई, शेप और साइज की। तो साइज की तो बात कर ली मैंने, बट शेप की बात नहीं करी भाई। अलग अलग सेल का शेप भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हमारे पास थे ये वाले सेल, ये देखो ब्लड सेल का गोल शेप होता है, ओवम का ज़्यादा बड़ा शेप होता है गोल टाइप में, स्पर्म का ऐसे लॉन्ग शेप होता है, नर्व सेल बहुत लंबा होता है, अलग ही टाइप का सेल होता है, बना के दिखाऊंगा। मसल सेल्स भी अलग होते हैं हमारे पास। तो अलग अलग सेल का शेप भी अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना है। एक जीव है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, उसे हम कहते हैं अमोइबा। क्या है ये, अमोइबा। इसका शेप बहुत ही अजीब टाइप का है। अमीबा हैज वेरियस शेप, वेरियस शेप एंड साइज। अमीबा का शेप और साइज कभी फिक्स नहीं होता। मैं उसका डायग्राम अगर बनाऊं आपको, तो अमीबा को आप ऐसे ऐसे करके बस बना दो, ये रहा एक अमीबा, ठीक है। मैं दूसरा बनाऊंगा अमीबा, तो ये लो ऐसे बना दिया मैंने, ये अलग हो गया, शेप एंड साइज अलग हो गया। तो ये दोनों ही क्या भाई अमीबा है, ये भी अमीबा है और ये भी अमीबा है, पर दोनों का शेप और साइज अलग है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं बच्चों। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब भाई जीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो बताओ कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बताओ आप। तो बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार के। एक हो गया यूनिसेल्यूलर एंड दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं बातों को पहले से लिख के नहीं लाया हूँ। हाँ भले ही हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए वीडियो बनाने में, पर मैं पहले से लिख के नहीं लाया हूँ। इससे ये होगा कि आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँगा वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो मैं बोलूँगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी निकल जाती है मुझसे, तो उसको भी आप कहीं कोने में चिपका सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। सो देखो यूनिसेलर और मल्टी सेलर ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसके आधार पर मैंने कहा ये वाली बात, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे कहा कि किसके पास कितने सेल है। यूनि का मतलब होता है बच्चों, यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का मतलब क्या होता है भाई, सिंगल। एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, एंड सेलुलर का मतलब फिर से क्या होगा, सेल। सो बहुत सारे सेल से मिले हुए ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, या ऐसे लिख देता मैं इसको सिंपल सा,
द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म is made up of more than one type of cell। जो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे उसको मिलकर मल्टी सेलुलर, एंड जो एक ही टाइप के सेल के सेल से मिलकर बने होंगे उसको मिलकर हम यूनिसेलुलर। अब भाई एक सवाल और कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ। तो यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है अमीबा के बारे में। अमीबा है यूनिसेलुलर, अमीबा है यूनिसेलुलर। फिर आप लोगों ने पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ाऊंगा, पैरामीशियम भी जो होता है हमारे पास यूनिसेलुलर होता है। और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी क्या होते हैं यूनिसेलुलर। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे किसके, यूनिसेलुलर के। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल देखो बच्चों, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल जो है हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है वो मल्टी सेलुलर। ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है भाई, ये सब मल्टी सेलुलर है। ये सब क्या है भाई, मल्टी सेलुलर। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को पता चल गई है। एक चीज और बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को करेंगे हम लोग खत्म। ठीक है, स्टॉप कर देंगे हम। एक और चीज बता दो फटाफट से। अब एक छोटा सा सवाल, किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने इतना कुछ तो बता दिया पर आपने ये नहीं बताया कि सेल बना किससे होता है। सेल किससे बना होता है। सेल इज मेड अप ऑफ, तो सेल भाई बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है। आप लोगों को बता दिया है, बस एक बार आपको जैसे लिखूंगा आपको याद हो जाएगा। तो सेल देखो, पहली चीज क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। और क्या चीज होता है, दूसरी चीज, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। और क्या होता है तीसरी चीज, सेल के पास होता है न्यूक्लियस। और क्या होता है चौथी चीज जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, वो है भाई सेल ऑर्गेनेली। वो क्या है, सेल ऑर्गेनेली। तो ये चार चीजों से मिलकर कोई भी सेल बनता है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली है, बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में ये सभी के बारे में फिर से, लेकिन सेल ऑर्गेनेली का टॉपिक बता देता हूँ, फिर हम क्लास को करेंगे खत्म, आज की सभा करेंगे बंद। तो हमारे पास कौन कौन से या सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास कई सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। एक है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो ER। और ये बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है SER जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा होता है RER जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है हमारे पास गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेली होता है। तीसरा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जब मैं करवाऊंगा टॉपिक तो बताऊंगा फिर से, लेकिन फिलहाल इतना बात तो हम बता ही सकते हैं भाई, छोटी सी तो बात है। चौथी जो होती है वो होती है भाई प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो केवल पाया जाता है ओनली फाउंड इन प्लांट्स। ये केवल प्लांट्स में मिलता है हम लोगों को, हमारे बॉडी में नहीं होता है प्लास्टिक, मतलब कि एनिमल्स में नहीं होता है प्लास्टिक। फिर पांचवा जो ऑर्गेनेली है हमारा वो है भाई राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम, और इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। हमारे बॉडी का जितना भी प्रोटीन है वो सब कहाँ बनता है भाई, राइबोसोम के अंदर बनता है। उसके बाद 6 पे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, और इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग। ये क्या होता है भाई, सुसाइडल बैग। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल के बारे में। अगर मैं ये सातों टॉपिक खत्म करवा देता हूँ प्लस ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिलहाल आपका काम क्या है, इतनी जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से कॉपी में नोट करके याद करके समझ के आना है। नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट करना, मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस सभी डाउट को क्लियर कर दूं आपका।
और साथ ही साथ मैं जब पढ़ाऊंगा आगे की तरफ, तो चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और या फिर जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है, वो सब मैं डिस्कस करवाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेने का, फुल अच्छे से नाइन्थ की तैयारी करेंगे, क्योंकि नाइन्थ भाई बेस होता है। नाइन्थ क्या होता है? बेस होता है। अगर आपको जाके आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो नाइन्थ के साइंस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फुल फोकस होकर पढ़ना है, मेहनत करनी है, जी ला के 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भाई बेल आइकन दबा देना जरूर, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा इससे। और एक और काम भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले अच्छी खासी और मज़ा आए आपको पढ़ाने में, ठीक है। चलो आज की सभा खत्म करते हैं, बाय बाय।